हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है आदर्शवाद, जिस पर हम पिछली वीडियो में चर्चा कर रहे थे। हमने आदर्शवाद के प्रमुख सिद्धांत तथा मान्यताओं के बारे में अध्ययन किया था। आज हम आदर्शवाद की आलोचना तथा उसके महत्व के बारे में अध्ययन करेंगे। आदर्शवाद की आलोचना। कांट, हेगल और बौसांके आदि आदर्शवादियों ने राज्य की सत्ता का जिस उग्र रूप में प्रतिपादन किया है, उसका विद्वानों द्वारा अत्यंत प्रबल खंडन एवं कटु आलोचना की गई है। इस सिद्धांत के विरुद्ध जो युक्तियां दी जाती है, उनका उल्लेख विभिन्न बिंदुओं के माध्यम से इस प्रकार से किया जा सकता है, जिसमें से पहला है कि आदर्शवाद अव्यवहारिक कल्पनावाद है, यानी कि आदर्शवादी जिस राज्य की कल्पना करते हैं वह काल्पनिक है। कई आदर्शवादी इसे स्वीकार करते हैं कि वस्तु जगत में इस प्रकार के आदर्श राज्य नहीं होते। प्लेटो ने स्वयं कहा है कि आदर्श राज्य स्वर्ग में कदाचित स्थापित हो सके, पृथ्वी पर तो वह कभी नहीं है। इसी प्रकार से अगला बिंदु है कि राज्य साधन है, साध्य नहीं। यानी कि सभी आदर्शवादी विचारक राज्य का एक पृथक व्यक्तित्व स्वीकार करते हैं और उसे एक साधन न मानकर साध्य बतलाते हैं, जिसे आज के युग में स्वीकार नहीं किया जा सकता। यदि हम वैवाहिक दृष्टि से देखें तो राज्य एक ऐसी संस्था है जिसका उद्देश्य व्यक्तियों को कल्याणप्रद तथा सुखदायी जीवन प्रदान करना है। इस साध्य की प्राप्ति के लिए राज्य केवल एक साधन है, साध्य नहीं। इसी प्रकार से अगला बिंदु है कि आदर्शवाद निरंकुशतावाद है, यानी कि आदर्शवादियों ने राज्य को सर्वोच्च तथा निरंकुश सत्ता बना दिया, जिसके परिणाम स्वरूप फांसीवादी तथा तानाशाही का उदय हुआ। आदर्शवाद की आलोचना से संबंधित अगला बिंदु है कि आदर्शवाद स्वतंत्रता विरोधी दर्शन है, यानी कि आदर्शवाद व्यक्ति की स्वतंत्रता का विरोधी है। राज्य की आज्ञा का पालन ही स्वतंत्रता नहीं है। सच्ची स्वतंत्रता उसी समय उपलब्ध हो सकती है जबकि व्यक्ति अपने अंत्य प्रेरणा से कार्य करे। आदर्शवाद की आलोचना से संबंधित अगला बिंदु है युद्ध का समर्थन। आदर्शवादी राज्य को नैतिकता से ऊपर बतलाते हैं। राज्य नैतिक बंधनों से ऊपर है, वह अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता के भी बंधनों से मुक्त है। हेगल के अनुसार राज्य युद्ध करने के लिए स्वतंत्र है और उस पर कोई अंतर्राष्ट्रीय कानून लागू नहीं होता है। आदर्शवाद की आलोचना से संबंधित अगला बिंदु है कि आदर्शवाद व्यक्ति को साधन मानते हैं। वस्तुतः राज्य व्यक्ति के लिए है, न कि व्यक्ति राज्य के लिए। किंतु आदर्शवादी विचारक व्यक्ति को राज्य रूपी मशीन का पुर्जा बना देते हैं। राज्य और समुदाय अपने निर्णय में साध्य नहीं है, इसका महत्व व्यक्ति की भलाई और कल्याण में ही है। इसी प्रकार से अगला बिंदु है भौतिकवाद की उपेक्षा, यानी कि आदर्शवाद केवल व्यक्ति के नैतिक तथा आध्यात्मिक उन्नति पर ही सीमित है। यह व्यक्ति के आर्थिक तथा भौतिक हितों की उपेक्षा करता है, जो व्यक्ति की अपरिहार्य आवश्यकताएं हैं। इसी प्रकार से अगला बिंदु है कि राज्य और समाज अनुरूप नहीं है। आदर्शवादी राज्य व समाज को एक मानकर चलते हैं, जबकि वास्तविक रूप में राज्य समाज में अनेक समुदायों में से एक समुदाय मात्र है। राज्य को मनुष्य की सामाजिकता का सर्वश्रेष्ठ रूप तो कहा जा सकता है, किंतु आदर्शवादियों के समान उसे मनुष्य की सामाजिकता का एकमात्र रूप नहीं माना जा सकता। वास्तव में व्यक्ति की सामाजिकता स्वयं को अनेक रूपों में अभिव्यक्त करती है तथा उसके व्यक्तित्व के विकास के लिए उसकी सामाजिकता के इन सभी रूपों अर्थात समुदायों को उचित स्थान मिलना चाहिए। आदर्शवाद की आलोचना से संबंधित अगला बिंदु है कि राज्य का पृथक व्यक्तित्व नहीं है, यानी कि उग्र आदर्शवादियों ने राज्य को सावयवी मानकर यह प्रतिपादित किया है कि राज्य का एक
पृथक व्यक्तित्व होता है, लेकिन आदर्शवादियों की इस धारणा को स्वीकार नहीं किया जा सकता। व्यक्तियों के संगठन से राज्य रूपी कोई नवीन लोकोत्तर व्यक्ति बन जाता है, यह मानना युक्ति संगत नहीं है। इस संबंध में मैकावर ने कहा है कि जिस प्रकार बहुत से घोड़ों के समूह से कोई नवीन उत्कृष्ट घोड़ा नहीं बनता, अथवा विद्यार्थियों के संगठित होने से किसी नवीन सर्वोत्कृष्ट विद्यार्थी की उत्पत्ति नहीं होती, उसी प्रकार अनेक व्यक्तियों के समुदाय से किसी लोकोत्तर व्यक्ति का प्रादुर्भाव नहीं हो सकता है। इसके अतिरिक्त स्वायत्तता के आधार पर व्यक्ति व राज्य के जिस संबंध की कल्पना आदर्शवादियों ने की है वह भी औचित्यपूर्ण नहीं है। शरीर के अंगों का शरीर से पृथक कोई अस्तित्व नहीं होता, जबकि व्यक्तियों की अपनी व्यक्तिगत व पृथक विचार शक्ति होती है। इसी प्रकार से अगला जो बिंदु है वो इस प्रकार से है कि सर्वशक्तिमान राज्य का सिद्धांत स्वीकार करने योग्य नहीं है। आदर्शवादी राजसत्ता की कोई सीमा निश्चित नहीं करते और उसकी सर्वशक्तिमान रूप का प्रतिपादन करते हैं, लेकिन यह दृष्टिकोण न तो उचित है और न ही व्यवहारिक। यह एक सर्वविदित बात है कि राज्य कानून के माध्यम से कार्य करता है और कानून व्यक्तियों के केवल बाहरी कार्यों को ही नियंत्रित कर सकते हैं। इसलिए व्यवहार में किसी भी राज्य द्वारा असीमित शक्तियों का प्रयोग नहीं किया जा सकता। इसके अतिरिक्त राज्य को असीमित शक्तियां देने के अवांछनीय परिणाम होंगे और इससे कार्यपालिका निरंकुश एवं अत्याचारी हो जाएगी। असीमित शक्तियों का यह प्रयोग अंत में स्वयं शासकों को ही नष्ट कर देगा। इस प्रकार से आदर्शवाद की आलोचनाएं की गई हैं, लेकिन उपयुक्त दोषों के उपरांत भी आदर्शवाद की कुछ महत्वपूर्ण देन है, जैसे कि आदर्शवाद राज्य को प्राकृतिक बताता है। आदर्शवाद राजनीति का संबंध आचार शास्त्र के साथ जोड़ता है। आदर्शवाद ने भावनात्मक स्वतंत्रता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। यह व्यक्ति तथा राज्य के अभिन्न संबंध को प्रदर्शित करता है। राज्य के हित में ही व्यक्ति का हित है। आदर्शवाद राजनीति और नीतिशास्त्र के बीच घनिष्ठ संबंध का प्रतिपादन करता है। इसने समाज की आंगिक एकता पर बल दिया है और बतलाता है कि किस प्रकार समाज राज्य द्वारा एक सूत्र में बंधा रहता है। आदर्शवादी इस सत्य का प्रतिपादन करते हैं कि व्यक्ति का सच्चा कल्याण समाज के सार्वजनिक जीवन में उचित स्थान प्राप्त करने में ही है। आदर्शवादियों का यह कथन ठीक है कि मनुष्य के सर्वोच्च गुण वे हैं जिनका संबंध बुद्धि और आत्मा से होता है। आदर्शवाद उपयुक्तवाद की भांति केवल भौतिक संतुष्टि पर ही बल नहीं देता, वरन आध्यात्मिक महत्व का प्रतिपादन करता है। आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। धन्यवाद।